तो डियर स्टूडेंट और दोस्तों, मैं आपके सामने यार फिर सेट सी लेकर आ चुका हूं। तो पिछले मैंने वीडियो में सेट ए और सेट बी बताया था। जो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, सामूहिक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो बैंक का जो अर्थ है वो आपका है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपका राइट आंसर है ए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था पिछली 2 वीडियो में कि मेरे सामने जो क्वेश्चन आता जाएगा मैं उसको सॉल्व करता जाऊंगा या आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं 1 बाय 1 अगर सॉल्व करके जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं फर्स्ट और जो सामने आएगा उसको सॉल्व करके आगे बढ़ता जाऊंगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 100 रुपए का नोट तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो जो 100 रुपए का नोट है उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपको खुद ही पता होगा कि जो 100 रुपए का नोट होता है उसमें गवर्नर के साइन होते हैं, यानी RBI गवर्नर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम। तो आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन का क्या असर होगा? तो शाख सर्जन का असर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, फिर से हर सेट में क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, यानी शाख सर्जन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां, यानी हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन कौन सी हैं? तो कावेरी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं? तो आपकी जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है वो क्या है? हिमालय नदी की है। ये भी क्वेश्चन ये पिछले सेट बी में मिला होगा आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो आर्थिक जो होता है गतिविधि पर उस पर लाभ अर्जित करना होता है और अर्थव्यवस्था को संसाधनों का निजी अधिकार होता है। तो आपको जो होता है वैश्विक, मिश्रित, पूंजीवाद, समाजवादी। तो इनमें से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पूंजीवादी, क्योंकि पूंजीवादी से ही आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती जो राज व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत रखी गई है? इनमें से कोई नहीं, राजनीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो किसके अंतर्गत रखी गई? राजनीति के निर्देशक तत्व। तो इसके अंदर, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है वो अल्पसंख्यकों को हित निहित किया है। तो किस किस आर्टिकल में बोला गया है? तो यानी कि हमारा 29 है या 21 है या हमारा 24 है, किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो 29 आर्टिकल में बोला गया। आपका राइट आंसर क्या है? बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है फेमा। तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चन क्या हो रहा है, हर सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है। तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है फेमा का। तो जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको राइट आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, इनमें से कोई नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। शिक्षा का अधिकार
एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं है। आर्टिकल 29 29 से, आर्टिकल 21A से, यानी आर्टिकल 19A से। तो किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 21A है यानी कि ऑप्शन सी से संबंधित है। राइट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, यानी किसमें शामिल है? जो स्वच्छता है और स्वास्थ्य है वो किसमें शामिल है? इनमें से कोई नहीं। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो किसमें से शामिल है? तो आपका राज्य सूची में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो BN राव ने, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, अगर आपको पता होगा तो कितने होती है? 75% होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, फिर हम लोग बढ़ेंगे 16, उसके बाद 19 करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन सामने पढ़ते जाएंगे मैं कराता जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो मैंने पहले इनको कवर कराऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। संतरे में बहुतय मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो संतरे में बहुत मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 196 और इक्वल 72 यानी 56 72/56। तो मैंने आपको बताया था कि ये पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो 196 को आप बाहर निकाल लेंगे, 14 निकलेगा, और फिर क्या कर देंगे कि आप 1456 से काट देंगे तो निकलेगा 4, फिर उसको भाग दे देंगे 18 से, तो सॉरी 72 से, तो आपका निकल आएगा 18। तो आप जब दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो इस साइड जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल आएगी 324। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदारी की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये भी क्वेश्चन सेम है, वो रिपीट हो गया है। तो उसकी 16% क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर, फिर हम लोग करेंगे 20। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई? तो ये भी सेम आ गया। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई? आपको पता होगा एक वर्ष में प्रकाश में, यानी कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। किसकी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप अगर मेरे सारे सेट को अगर वीडियो देख लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पेट का 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, और अगर कोच की उम्र 20 में शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? तो ये भी क्वेश्चन उसी में सेम से आ गया कि जितने खिलाड़ी हैं, मैंने कहा था उन खिलाड़ियों को आपको क्या करना है? औसत उम्र दी गई है तो चारों खिलाड़ी को काउंट करके और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल दीजिएगा, और फिर जो खिलाड़ी की उम्र दी गई है एक औसत, आप उससे 4 से मल्टीप्लाई करके फिर उसी हिसाब से परसेंटेज निकाल दीजिए 20 का, और उसके बाद आप कोच की उम्र निकाल लीजिए। तो आप कोच की जो उम्र निकलेगी ये निकलेगी आपकी 37 वर्ष। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताया था। तो सारे क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है इसमें सेट सी में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। मेरे ख्याल से लगभग सारे क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यू है, नहीं तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्या है? रिपीट है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको मैंने पिछली वीडियो में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताया था, तो अगर आपने देख लिए तो आप बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, ये आपका रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो ये 885 गुणे 885 गुणे 885, यानी ये बन जाएगा a³ + b³ और नीचे a² + b² माइनस ab। तो मैंने आपको बताया था a³ + b³ का फॉर्मूला ओपन कर दीजिएगा तो आ जाएगा a + b, और ये पूरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये नीचे से a² + b² माइनस ab कट जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1000, क्योंकि जब 885 और 115 को आप जोड़ देंगे a + b आएगा और नीचे की वैल्यू सेम मैच कर जाएगी तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा a 1000। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो √5 - √3 अपॉन √5 + √3 इसके बराबर है, यानी किसके इक्वल है ये?
तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके अपोजिट से आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप अगर इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और आप जब गुणा करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब नीचे फॉर्मूला खोल देंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 22 का, तो आपका आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। राइट आंसर आ जाएगा आपका डी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। मध्यमयी, मदमस्त, मर्यांत मर्यांतक और मनोहर। तो मन को हरने वाला, तो मन को हरने वाला जो एक शब्द है वो आपको चुनना है। तो आपको ये अगर राइट आंसर पता है तो आप बताइए, अगर नहीं पता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर। ये भी मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ कम बोलना बहुत बोलना, दोहों का रचना करना, थोड़े में बहुत हाँकना। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, थोड़े में बहुत हाँकना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा, तो इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो सही है? सही मायने में इन 4 वर्ड लिखे हैं, इनमें से 3 वर्ड जो है हमारे वो गलत है और एक आपका सही है। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 में क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कोई पैसेज तो नहीं है। पैसेज है तो 28 से 30 के बीच में एक पैसेज दिया गया, उस पैसेज को रीड करके आपको आंसर देने हैं। तो मैं आप पहले 27 कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दर्प जो है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दर्प का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अहंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। हम लोग बढ़ते हैं 28 की ओर। तो 28 की ओर बढ़ने से पहले आपको इस पैसेज को रीड करना होगा। तो 28 से 30 की जो क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन वो आपके इसी से होंगे। तो आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जो ये पैसेज लिखा हुआ इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीटी नेहरू के यानी पंडित नेहरू जी से जिन्हें जो स्टेटमेंट दिया है उनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा रिव्यू करता है, यानी कि मेन पॉइंट उन्होंने क्या बताया है? तो साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वलिटी, यानी उन्होंने साइंस को और मानव को इक्वलिटी इंपॉर्टेंस दी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अ मैन साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यानी कि अ मैन साइडेड पर्सनैलिटी मीन, तो एक मैन के ना साइडेड पर्सनैलिटी उसका मीन क्या है? तो उसका मीन आपका क्या है? तो उसका मीन है अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्टेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो पीटी नेहरू एंजॉयड, तो पीटी नेहरू क्या एंजॉय करते थे? तो पीटी नेहरू बच्चों के साथ खेलना एंजॉय करते थे, सारी चीजें करते थे। वो क्या करते थे? सब चीज। तो डूइंग ऑल दिस मच मोर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पंछी यानी पंछी विज्ञानी का पंछी से, और नृत्य विज्ञानी का शब्द चयन है। तो किससे है? ये पर्यावरण। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पंछी। अब नृविज्ञानी, तो जब जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी पक्षी संबंधित है वैसे नृविज्ञानी संबंधित है। तो नृ जो विज्ञानी है वो किससे संबंधित है? मानव से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग। तो फेमस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? पॉपुलर। ये आपको पता होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है दिखना, तो ट्रांसपेरेंट का जो अपोजिट होगा, सिनोनियम मतलब सेम और एंटोनियम होता है अपोजिट। तो ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा ऑब्क्यू। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता की ओर इशारा करते हुए मैं उसकी, तो निखिल बोल रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए, तो वो उसकी माँ के इकलौते पुत्र का है। यदि इकलौता पुत्र है तो वो उसका बुआ लगेगी, रीता उसकी क्या लगेगी? बुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की। तो बोल्ड बैम्बो ओशियस ऑफ लैंड ऑन लैंड इन ड्राफ्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस
राज्य में शुरू हुई थी। तो जो किस राज्य से ये बोल्ट जो योजना है वो किस राज्य से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। तो ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये राजस्थान में शुरू हुई थी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो अगर 25 अगस्त को गुरुवार पड़ा है तो उसी महीने के सोमवार की संख्या क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 5। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो जो मेल नहीं खाता है, पनीर, तेल, दही, मक्खन। तो जो तेल है वो मेल नहीं खाता है, तेल अलग है, पनीर, दही, मक्खन सब एक चीज से बनता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? सूडान, अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया। तो घाना एक ऐसा देश है जो पहला मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश था। तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर? घाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना की क्रियान्वयन नहीं हुआ था? तो लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था पटना, चेन्नई और अगरतला, रांची। तो कहाँ पे नहीं हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, पटना में नहीं हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 कह रहा है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को, यानी प्रोडक्शन को इस वर्ड में QQPCVN में लिखा जाता है, तो इसी कूट में ओरिएंटेशन को लिखा जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है। तो आप अगर ए से बी तक, ए से जेड तक की ABCD लिख लीजिएगा और उसमें अक्षर लिख लीजिएगा, यानी कि ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, ऐसे करते आप 26 लिख दे। फिर पी को काउंट करिए, पी के बाद आर का गैप देखिए, आर के बाद ओ का, फिर ऐसे डी का। इस हिसाब से जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं उसी ऑर्डर में इसको लिखा गया है। फिर इस ऑर्डर में ही आपको दूसरे यहाँ का आंसर मिल जाएगा कि किस ऑर्डर में ये चीज लिखी गई है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा राइट आंसर सी। आप लिख कर जरूर चेक करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल। तो कौन सी है जो सबसे ज्यादा मजबूत है? तो रिलायंस जियो जो वो सबसे ज्यादा क्या है? मजबूत। भारतीय है, ये हमारी इंडियन कंपनी है जो जियो जो सबसे ज्यादा क्या है? मजबूत है। नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो 42 में कह रहा है क्वेश्चन में भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई थी? हरियाणा, गोवा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां एंड टू एंड प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आपको आंसर पता है तो आप बताइए। यस, हिमाचल प्रदेश का ऐसा देश है जहां पे ये चीज लागू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 2020 के लिए UDISE शुरू किया गया था? यानी कि किस भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की। तो कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 5 जो है जो भारतीय राज्य सीमा से शेयर करते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर होगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 47 की। तो निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी? तो कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? ढाका है, दिल्ली है, बीजिंग है और सान जोस। तो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर निकलेगा सान जोस। आपका राइट आंसर होगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वीवो को जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन से हैं? शिखर धवन है, ईशांत शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी। तो कौन है उसके ब्रांड एम्बेसडर? तो है विराट कोहली। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, ऋतु कारिधान और शिरीषा बंदला या श्रेया बादला। तो इनमें से कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीर्षा बांदला है। आपका राइट आंसर होगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? पवन कुमार, रविंद्र सिंह, योगेश्वर
योगेश्वर दत्त और सुमित मलिक। तो किस पे लगाया गया है डोपिंग का चार्ज? तो वो है सुमित मलिक पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित यानी SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। कब मनाया जाता है? अक्टूबर 3, नवंबर 2, सितंबर 14 और अक्टूबर 1। तो किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो आपको पता होगा सितंबर 14 को, यानी कि सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो 51 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो कौन सा देश है जो शार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है वो शार्क का सदस्य नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जो क्वेश्चन सामने पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर सीरियल से नहीं दिए हैं, डिवाइड है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो आपका बुध। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल जो पुरस्कार जीतने वाले आपके प्रथम एशियाई कौन थे? तो आपके जो प्रथम एशियाई थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? सिंहला, ग्रेट अंडमानी तमिल या मलयालम। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है? तो आप उसकी आधिकारिक भाषा है मलयालम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? लखनऊ, औरंगाबाद या बेंगलोर या दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, औरंगाबाद में स्थित है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या थी? तो भारत के संविधान के अनुसार जो लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है वो होती है 552, यानी 552। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? जो ओणम उत्सव है वो भारत का किस केंद्र शासित प्रदेश का उत्सव है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, केरल। तो किसका उत्सव है? तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कब? डी, केरल। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर के 62 की। तो 58 से 62 के बीच में आपको एक पैसेज दिए गए हैं, तो आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद आपको इसी पैसेज से 58 से लेकर के 62 के आंसर देने हैं। तो मैं इसमें अब सीरियल से चलूंगा क्योंकि मुझे इन सबके आंसर देने हैं। तो मैंने इस पैसेज को ऑलरेडी रीड कर लिया, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो मैं स्क्रॉल करके आपको आगे दिखा देता हूँ। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। ठोस से ठोस हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, भय द्वारा, अहिंसा द्वारा, सत्य का पालन करके, मौन पालन करके। तो अहिंसा द्वारा ठोस से ठोस हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग में प्रमुख तत्व है शांति, सूक्ष्म और रचनात्मक कार्य। तो शांत, सूक्ष्म और रचनात्मक कार्य आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? निम्न, विविधता, भली भांति, बिल्कुल। तो नितांत का जो है पर्याय वक्त तो क्या है? बिल्कुल। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति क्यों होनी चाहिए? अगर विश्व में शांति है तो मानव जाति का विकास होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मानव जाति के विकास के लिए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है? परिश्रम और ज्ञान, आत्मनिर्भरता, समीपता, हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अहिंसा और प्रेम। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो 63 से लेकर 67 के बीच में आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको इस पैसेज को रीड करना होगा। मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, तो इस पैसेज को रीड करके आपको 63 से लेकर के 67 के आपको आंसर देने हैं। तो आप मैं वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद आप इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो मैं स्क्रॉल करके आपको पैसेज दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, तो मैं सीधे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर।
तो विश्व के परिवारत्व लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो विश्व बंधुता की संभावना, तो विज्ञान की जीवन की कनिष्ठता, यातायात एवं संचारों का विकास, विज्ञान की गतिशीलता है। तो विश्व के परिवार लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो प्रमुख कारण है वो है आपका यातायात एवं संचार साधनों का विकास। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो हस्तामलक जो शब्द है उससे अभिप्रेत क्या है? तो आपने हस्तामलक अगर शब्द पढ़ा होगा तो उसका मीन क्या है इनमें से? तो जो इसका मीन है वो है आपका स्पष्ट और अन्यास बोधात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन, परंपरागत भावनात्मक। तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आपका जो संबंध है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए एक स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, यानी कि इसके बल से मनुष्य क्या कर लेता है। आपने अगर पैसे अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आंसर खुद ही पता चल गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर जो राइट निकल के आएगा ना, यस, इसका राइट आंसर निकल के आएगा डी, प्रगति एवं प्रगत जगत की सिरमौर है। आपका राइट आंसर होगा डी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार क्या है कि उसे मुक्ति मिले? तो उसे मुक्ति मिले तो उसके लिए प्राचीन संस्कृत परंपराओं से या भ्रूण रूढ़िवादी विचार से है, या संतुलित अनुचित से है, या पुरानी सृष्टि औपचारिकताओं से है। तो किससे संबंधित है? तो अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको खुद ही पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्रह्मपूर्ण से। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग 68 की ओर। तो 68 से 72 के अगर प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर दिए। तो 68 से 72 के बीच में आपको एक यहाँ ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों ने इतिहास भूगोल के अनुपात को दर्शाया गया है। 7 छात्र हैं जिनके इतिहास और भूगोल का ग्राफ दर्शाया गया है। ये देखिए आपका ग्राफ दर्शाया गया है। तो 68 की ओर बढ़ते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत। तो 3 से 4, तो 3 और 4, 3 में 0.35 और 4 में 1.25, इनका परसेंटेज निकाल देंगे। अगर इनमें से कोई आपका डाटा आता है तो बी सी डी में कोई सही होगा, अगर नहीं मिलता है तो आपका आंसर जो हो जाएगा राइट वो आंकड़े पर्याप्त। आपका राइट आंसर इसमें है ए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात, तो इतिहास का सारा जो अधिकतम उनको जोड़ लेना है और न्यूनतम को जोड़ लेना है, फिर दोनों का बट्टे कर देना है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.20 यानी 1.20। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, इसके इतिहास में अंक हैं। तो छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिलते हैं, उसके इतिहास में कितने अंक थे? तो उसका इसमें छात्र 4 को आपको देख लेना है ग्राफ में कितने अंक मिले हैं, 60 अंक मिले हैं। तो इतिहास में तो इसका ये पॉइंट निकाल गया है और रेशियो कर लीजिएगा उसके सामने। तो जो इनमें से अगर कोई आपका डाटा मैच कर वो आएगा, नहीं तो इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 75। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? तो कितने छात्रों ने अर्जित किए हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप हो जाएगा आपका डी, 3 छात्रों ने। तो 3 छात्रों ने ज्यादा अंक, देखो 1 2 3, और फिर आपको देख लेना है कि 1 3 जो मैक्सिमम और जो मिनिमम है, आपको उनको अनुपात निकाल के दिखा देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो 72 में कह रहा है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो उसमें अधिक था, इसमें कम था। तो किन स्टूडेंट को मिले हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1 2 3 6, यानी कि 1 को और 2 को और 3 को और 6 को क्या है कम मिले हैं। देखिए आपका ग्राफ दिखा रहा है कम, इनमें कम है और बाकी में क्या है ग्राफ ज्यादा है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर 77 के बीच में। तो इसमें भी आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में किया गया है। आप इस बार ग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ग्राफ पढ़ने के बाद आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएंगे और इस ग्राफ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर।
8 वर्षों के दौरान औसत अनुपात था। तो जितने वर्ष हैं और जिनका नंबर दिए उनको सबको काउंट कर लेना और 8 से डिवाइड कर देना है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका राइट आंसर डी, यानी कि 62.5। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक किस वर्ष रही? तो जो अधिकतम रही है उसके बाद घटा किस वर्ष में है? तो जो अधिकतम के बाद तुरंत घटा है वो आपका घटा है 18 और 19 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 75 की। तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19 और 20 के उत्पादन का था, तो कितना था? एक तरीके से अनुपात पूछा है, तो 14-15 ईयर में देख लेना जो अनुपात जो नंबर थे, और 19 और 20 में जो नंबर थे उन दोनों का अनुपात कर देना। तो इनमें से कोई एक आपका आंसर निकल आएगा। तो आपको जो निकल के आएगा आंसर वो आएगा 3/4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम यानी कि पहले कम था फिर एकदम से बढ़ गया। तो जो पहले कम था उसके एकदम से जो ईयर में बढ़ोत हुई है, तो वो ये आपके ऑप्शन डी में। ये वाला आंसर आपको देख लेना है अच्छे से, क्योंकि बहुत लोगों बच्चों ने गलत कर दिया। उन्होंने लास्ट वाले दिख रहा है जिसमें मैक्सिमम दिखा रहा उसको, जबकि ऐसा नहीं है। जिस वर्ष में हुआ मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं एक बार। तो देखिए कि 2015 और 16 में 53 था, फिर उच्चतम हुई, एकदम से बढ़ा है ग्राफ। तो ये वाला आंसर होगा आपका। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट था। तो पहले जो 4 वर्ष थे उनको काउंट करके अलग कर लेना, जो अंतिम 4 वर्ष थे उनको काउंट करके उनको अलग कर लेना मीट्रिक टन को। फिर दोनों का क्या निकाल लेना है? परसेंटेज। जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 22.2। तो आपका निकल आएगा 22.2। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 से लेकर के 82 के बीच में फिर से आपको तालिका दी गई है। इस तालिका में क्या है? 5 सेल्समैन है, ए बी सी डी ई। इन सेल्समैनों ने अपना अपना कमीशन जनरेट किया है। तो अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। ग्राफ आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ 78 क्वेश्चन। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? कौन सा सेल्समैन है जिसका परसेंटेज क्या दर्शाता है? उच्चतम। तो जो आपका सी सेल्समैन है वो उच्चतम दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम, यानी कि जो उच्चतम था और जो न्यूनतम था उन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो अंतर क्या निकलता है? अधिकतम, यानी मैक्सिमम निकलता है। तो आपका जो मैक्सिमम निकलता है अंतर, तो आपका जो निकलेगा 2019 यानी 2019। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो वर्ष 2019 में सेल्समैन द्वारा डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो डी द्वारा जो हमारा 19 में और ए द्वारा जो हुआ था 19 में, तो उन दोनों का आपको परसेंटेज निकालना है। तो आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ए, क्योंकि आपका जो परसेंटेज निकालेंगे उनमें से किसी से मैच नहीं करेगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। तो 81 में कह रहा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो जो सी सेल्समैन था तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंट किस में दर्शाता है? तो अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो 2016 में दर्शाता है। किस में दर्शाता है? 2016 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 में कह रहा है वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो जो 5 सेल्समैनों को आपको 2018 में कमीशन निकाल देना है और बी का कमीशन अलग निकालना है। 4 का निकाल देना है फिर बी का निकाल देना है। तो कितना परसेंट था? तो आपका जो परसेंट निकल के आएगा, अगर इनमें से कोई आपका आंसर मैच करता है बी सी डी में, यानी 80, 19 और 98 अगर आता है तो इनमें से आंसर होगा, नहीं मैच करता है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 19.05 19.05। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से 87 की ओर। तो 83 से 87 के बीच में आपको फिर से ग्राफ दिया गया है, जिनमें से आपको क्या दिए गए हैं? कुछ शेयर्स ब्रोकर दिए गए जो खाते खुलवाते हैं। तो यहाँ एंजल, शेरखान, जेरोदा और ट्रेडबुल, इनके खाते खुले अलग अलग महीनों में। अब किस महीने में किस एंजल ने यानी कि किस बैंक ने, शेयर ब्रोकर ने कितने खाते खुलवाए हैं। तो यहाँ पे ब्रोकरों के बैंक दिए गए हैं और या उनके मंथ दिए गए हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो 83 कह रहा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या के जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो सितंबर से जो एंजल में खाते खुले हैं और जो जीरोधा में खाते खुले उनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है। तो आप देख लीजिएगा ग्राफ को अच्छे से, और ग्राफ को अच्छे से देखने के बाद आप जब रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो आपका निकल के आएगा 1.04 यानी कि 1.04। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 की, तो किस शेयर ब्रोकर ने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, यानी किस शेयर ने सबसे ज्यादा खाते खोले, जीरोधा में, ट्रेडबुल में, एंजल, शेर खान में। तो किसमें खाते सबसे ज्यादा खुले हैं, तो खुले हैं ट्रेडबुल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ औसत संख्या पूछी गई, याद रखिएगा, महत्तम देख के मत बता दीजिएगा, आपको औसत निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत है। तो आपको ट्रेडबुल के सारे महीनों का खाता की संख्या को जोड़ लेना है, उतने से डिवाइड दे देना है। फिर यही चीज आपको शेर खान में करनी है, जोड़ के डिवाइड दे देना है। फिर देखना उन दोनों का परसेंटेज निकाल के, तो आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा आपका 57.82 यानी 57.82। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, मई, अगस्त, जून, सितंबर। तो इस महीने में सबसे ज्यादा खाते खुले, औसत महत्तम पूछा है। तो औसत महत्तम आपको देखना है, बहुत लोग अगस्त लगा देंगे, लेकिन अगस्त आपका गलत आंसर होगा। जब आप औसत महत्तम निकालेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा डी, सितंबर मंथ निकल के आएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। तो अगस्त में और जो आपके खाते खुले थे जून में, उनमें कितना प्रतिशत निकला था। तो अगस्त और जून में खुले खातों की संख्या का आप जो परसेंटेज निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका राइट आंसर डी, यानी 35.3। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर थे। तो प्रथम जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। तो चरक संहिता संबंधित है, गणित, वास्तुकला, राजनीति, चिकित्सा। तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक रोग होता है तरीके का, वो चिकित्सा संबंधित है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। तो सन 1915 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग लागू हुई थी। 1915 और 16 में जो होम लीग लागू हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, वो हुई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इनमें से जो जोड़े दिए गए हैं सामने ABCD, ये इनमें से एक जो जोड़ा है वो गलत है। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो AD 1709 में नहीं हुई थी। तो आपका ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम है। तो भारत में जिन्होंने शासन किया था तो सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले किया था इल्तुतमिश ने शासन किया था, फिर इल्तुतमिश ने किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उसके बाद शेर शाह, उसके बाद अकबर ने। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। जो तुकाराम थे वो जो शिवाजी के समकालीन था। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है वो है दादा भाई नौरोजी। नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। निम्न का मिलान कीजिए। तो ब्रह्म समाज, कृष्ण समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। तो ये समाज दिए गए और ये व्यक्ति दिए गए। तो कौन सा समाज किस व्यक्ति से संबंधित है। तो जो ब्रह्म समाज है वो राम मोहन राय से संबंधित है। इसी प्रकार जो कृष्ण समाज है वो हमारा स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो इसी प्रकार आपको ऑप्शन देखते हुए आंसर मिलाना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो ब्रह्म समाज है वो राम मोहन राय से है, रामकृष्ण समाज है स्वामी विवेकानंद से। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। तो वसंत ऋतु होता है, यानी कि वसंत ऋतु कब होती है। जो वसंत ऋतु होती है 21 मार्च को होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी।
तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने लिखा था? तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल-पन बिजली परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो डियर स्टूडेंट और दोस्तों, आज आपका वीडियो यहीं तक था। तो आपके 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप मिलते हैं अगले सेट डी में। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ताकि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये वीडियो कहीं गुम ना हो जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में सेट डी के साथ।